नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। भारत के सियासी पटल पर बीते चंद सालों से डबल इंजन का जिक्र हो रहा है। ये उस संदर्भ में होता है जब किसी राज्य में और केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार होती है। लेकिन आज का हमारा विषय है महाकुंभ, आस्था और इकोनॉमी का डबल इंजन। यानी कि हम आज बात सियासत की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आस्था की, आस्था के एक सबसे बड़े महापर्व की, जो कि हमारे देश में होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा जी। मंगल प्रभात लोढ़ा जी का मैं आपको परिचय करवा दूं। महाराष्ट्र सरकार में मंगल प्रभात लोढ़ा जी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री हैं। इससे पहले वो महाराष्ट्र में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं। पूर्व में ये मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुंबई के मलाबार हिल इलाके से विधायक रहे हैं। तो इनसे हमारी ये बातचीत होगी और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आस्था और अर्थव्यवस्था में किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का संबंध है। लोढ़ा जी, स्वागत है। मैं रौनक कुकड़े को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा लोढ़ा जी का स्वागत करने के लिए। लोढ़ा जी, स्वागत है आपका। एक बात बताइए, कुंभ जैसे आयोजन के जरिए जो है किस तरह का प्रभाव केंद्र की या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, कार्यक्रम की शुरुआत में तो मैं सबसे पहले एनडीटीवी का, उनके मैनेजमेंट का, उनकी एडिटोरियल टीम का, सबका इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रासंगिक समयानुकूल विषय चुना है। आज केवल भारत में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर जब महाकुंभ के बारे में उत्सुकता है, लोगों की जाने की इच्छा है और वहाँ की व्यवस्था के बारे में बहुत एप्रिशिएशन है, उस समय कुंभ के अंदर से 4 महाकुंभ के अंदर एक महाकुंभ हमारे नासिक के अंदर महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र संतों की स्थान है, महाराष्ट्र धार्मिक राजधानी है और ऐसे स्थान के ऊपर आपने ये विषय आज एक लोगों के सामने लाकर महाराष्ट्र के लोगों का इस महाकुंभ के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है और आने वाले समय में उनके इस महाकुंभ के प्रति उत्सुकता और सबके दर्शन करने की भावना को और बढ़ावा दिया है। मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। महाकुंभ और इकोनॉमी, इसका संबंध में आपके मन में जो आपने अपने दर्शकों के लिए जो सवाल किया, वास्तव में आस्था एक बहुत बड़ा धार्मिक और भावनिक विषय है। इकोनॉमी तो इसका बहुत छोटा सा बाई प्रोडक्ट है। जब महाकुंभ की तैयारी की जाती है तब उसमें इनकम के बारे में नहीं सोचा जाता है, उसमें लोगों की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक रीति रिवाजों का जतन कैसे होगा। भारत में हजारों साल से सबसे प्रमुख स्थान पर संतों को बिठाया जाता है। हमको सबको मालूम है, रामचरितमानस के अंदर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राजा भी अपने पुत्रों को, बच्चों को ऋषियों के पास शिक्षण के लिए भेजते थे और जब ऋषि आते थे तो राजा स्वयं खड़े हो जाते थे। उसी परंपरा के अंदर महाकुंभ के अंदर सारे देश के ऋषि मुनि, सन्यासी, साधु, अखाड़े सब वहां पर आ रहे हैं और ऐसे समय के अंदर उनकी सेवा करते हुए, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए और उससे ज्यादा इसके पीछे जो सारे धार्मिक विषय शामिल हैं,
महाकुंभ होएगा, महाकुंभ होकर खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, क्या केवल एक याद के रूप में अपनी वो छाप छोड़ के जाएगा, या धार्मिक उत्थान, धार्मिक मूल्यों की पुनरावृत्ति, धार्मिक रीति रिवाजों का आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी ये महाकुंभ करेगा। और जहां तक इकोनॉमी के रिवाइवल का सवाल है, हर अच्छे काम को भगवान अपने आप आशीर्वाद देता है। ये तो भगवान की सीधी सेवा का काम है, तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये महाकुंभ हो रहा है और जिसके प्रणेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके मन में हर समय पुराने के साथ में नूतन, धार्मिक संस्कारों के साथ में इकोनॉमी का विकास, एक तरफ जहां धर्म की पालना हो वहां दूसरी तरफ रोजगार भी मिले, ये जो बहुत अद्भुत मिलन उनकी सोच में हर समय रहता है, इसका लाभ इस महाकुंभ के अंदर केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, प्रयागराज को नहीं, सारे भारत को होगा। लोढ़ा जी, आपने कहा कि इस धार्मिक आयोजन के साथ साथ जो है रोजगार भी मिले, इस तरह का प्रयास रहता है। आप महाराष्ट्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, तो ये बताइए कि क्या इस तरह की कोई योजना है कुंभ को लेकर? अभी जो आने वाले 2 साल बाद महाराष्ट्र में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, या फिर अभी जो कुंभ हो रहा है प्रयाग में, तो उसको लेकर क्या किसी तरह की योजना आपने बनाई है कि किस तरह से स्किल डेवलपमेंट को जो है इस आयोजन के साथ जोड़ा जाए? जितेंद्र जी, जब मेरे पास स्किल डिपार्टमेंट था उसी समय इस नासिक के महाकुंभ की तैयारी हमने शुरू की थी। मेरे मित्र कृपाशंकर जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, और उत्तर प्रदेश के भी कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए जो प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश की माटी से जिनका आज भी सुगंधों का मन का नाता है। तो नासिक के महाकुंभ के लिए जब मेरे पास में थोड़े समय के लिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ये विषय दिया था, तब हमने उसी समय 100 करोड़ का प्रावधान किया था, 3 कमेटियां बनाई थी, और उन्होंने उस समय से ही काम शुरू किया है। क्योंकि इसके पहले भी जब महाराष्ट्र के अंदर नासिक में महाकुंभ हुआ था तो यादगार महाकुंभ हुआ था जी, बिल्कुल। और हर नया कीर्तिमान इसीलिए स्थापित किया जाता है कि आने वाले समय में उस कीर्तिमान को और कोई तोड़ने वाला तैयार हो। तो जब 2026 का महाकुंभ होगा नासिक का 27 में, तो 2015 से भी बहुत आगे जाएगा। और इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है उसके जानकारी के लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर, उसमें लोगों की सुविधाओं को लेकर और धार्मिक सब रीति रिवाजों को लेकर हमारी सरकार की तरफ से पूरी जानकारी रखी जा रही है। उस सब का उपयोग नासिक में महाकुंभ के समय तक किया जाएगा। लोढ़ा जी, जो 4 शहर जहां पर कुंभ का आयोजन होता है उनमें से नासिक त्र्यंबकेश्वर भी है। आप ये बताइए कि अगर किसी शहर में इस तरह का आयोजन होता है इतने बड़े पैमाने पर, जहां पर देश और दुनिया के लोग आते हैं, जो कई दिनों तक चलता है, तो ऐसा आयोजन क्या उस शहर के लिए बोझ साबित होता है, उस शहर की व्यवस्थाओं पर एक दबाव पैदा करता है, या फिर ये उस शहर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है अपने आप को विकसित करने का, वहां पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का? 2 तरीके से इसको समझने की जरूरत है। एक तो इसका कंपैरिजन आप करिए जब दुनिया में ओलंपिक्स होते हैं तो जी, अपने यहाँ दिल्ली में एशियन गेम हुए तब, तो उस समय बहुत बड़ी तैयारी होती है, सारे शहर को नया बनाया जाता है, सब व्यवस्थाएं खड़ी होती है, ओलंपिक होके चला जाता है, एशियन गेम खत्म हो जाता है, उसके बाद उस शहर का जो विकास होता है वो परमानेंट हो जाता है। दिल्ली उसका उदाहरण है। दिल्ली में जब एशियन गेम्स हुआ था उस समय जो ब्रिजेस बने थे, उस समय जो स्टेडियम बने थे, उस समय जो खेलने के मैदान बने थे, रहने की व्यवस्थाएं बनी थी, वो वहाँ तक सीमित नहीं रहा। वहाँ दिल्ली को उसके बाद रोजगार भी मिला, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन भी कम हुआ, दिल्ली का ट्रैफिक भी कम हुआ, और दिल्ली आज एक ऐसा शहर बन गया कि जहाँ आकर देख सकते हैं नासिक जैसी जगह। इसके बाद आने वाले समय में जो कुंभ महाकुंभ के नाम पर 1927 में विकास काम होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा, सब कुछ परमानेंट होगा। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री काल के अंदर, चूंकि उनकी जो दूरदृष्टि है, उसमें हम देखेंगे कि जैसे आज हम महाकुंभ को देखने के लिए प्रयागराज स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, 2027 के महाराष्ट्र के महाकुंभ को देखने के लिए सारी दुनिया के लोग, केवल महाकुंभ वाले भी नहीं है, जिनको भी कोई बड़ा प्रोग्राम करना होता है वो यहाँ पर आएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह एक और उदाहरण इसके साथ में जोड़ना चाहिए
कि महाकुंभ या कुंभ होने के बाद में क्या उस शहर के लोगों को तकलीफ होती है, ऐसा आपका प्रश्न था जितेंद्र जी? मेरा ये प्रश्न था कि क्या उस शहर की व्यवस्थाओं पर क्या दबाव आता है? दबाव आता है, व्यवस्थाओं की तरफ दबाव आता है, पर दबाव अच्छे के लिए आता है। इसको आप ऐसे कंपेयर करिए कि अभी गांव में शादी होती है, आप और हम भी कोई न कोई गांव से यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज से 10, 15, 20 साल पहले की कल्पना करिए, गांव की शादी होती थी तो गांव में दबाव नहीं आता था, भली बहुत बड़ी बारात आ जाए, सारा गांव उसको, गांव मेरे किसी की बेटी की शादी है तो मेरे गांव की बेटी की शादी है, यह समझकर पूरा गांव उस शादी की तैयारी में लग जाता था और हर घर के अंदर उत्सव मनाया जाता था। वैसा ही महाकुंभ है। महाकुंभ नासिक के अंदर, त्र्यंबकेश्वर के अंदर जब होगा तो सारा शहर उसमें दबाव नहीं, आनंद महसूस करेगा और सब उसके अंदर एक बड़े जन आंदोलन के रूप में, जन सेवा के रूप में, जन भक्ति के रूप में शामिल होंगे। लोढ़ा जी, प्रयाग में जो कुंभ हो रहा है उसमें उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़ लोग तक आएंगे उसमें, और ना केवल भारत भर से बल्कि दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। और ये जरूरी नहीं कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो सिर्फ धार्मिक भावना से ही आ रहे हैं। कई लोग जो है इतने बड़े आयोजन को एक पर्यटक के तौर पर देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, कई सारे लोग जो है उस पर वीडियोस बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए पहुंचेंगे। तरह तरह के लोग वहां पर आने वाले हैं। ये तमाम ऐसी राज्य सरकारों के लिए ये आयोजन एक मौका भी है कि आपके राज्य में जो जो पर्यटन के स्थल हैं, पर्यटन के केंद्र हैं, उनको वहां पर शोकेस किया जाए, ताकि अगर कोई यूएस से आ रहा है या यूके से आ रहा है, अगर वो प्रयाग में जाता है तो उसको ये भी पता चले कि महाराष्ट्र में भी इतने सारे देखने के ठिकाने हैं, यहां पर घूमा जा सकता है, यहां पर पर्यटन के लिए जाया जा सकता है। तो क्या इसके लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार प्रयाग में किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव ले रही है ताकि महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, उनको वहां पर जो है शोकेस किया जाए, उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाए, ताकि जो लोग कुंभ देखने आ रहे हैं प्रयाग, वो प्रेरित हो महाराष्ट्र में भी आने के लिए? नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका ये। और मुझे जहां तक जानकारी है, महाराष्ट्र में जो कुछ टूरिज्म के स्पॉट्स हैं और महाराष्ट्र में उससे ज़्यादा जो धार्मिक स्पॉट्स हैं, अष्टविनायक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 किले हैं, ये सारे जो स्थान हैं उन सब के बारे में वहाँ पर योग्य जानकारी प्रयागराज में दी गई है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि एनडीटीवी केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है। एनडीटीवी अच्छे तरीके से सोचता है, देश का सोचता है। आप कॉमर्शियल कम हैं, आप अपना पत्रकार का रोल ज़्यादा करते हैं और इसीलिए आपके सुझावों के अंदर बहुत छुपा हुआ समाज हित भी रहता है। आपके आज जो आपने ये बताया है, इस विषय को योग्य स्थान पर ले जाकर जो कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करने का चांस है, वो अगले 15 दिनों में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में करेंगे। और आपके पास मैं इसकी सूचना भी दूंगा कि वहाँ आने का ये फायदा हुआ कि वहाँ पर कुंभ के लोगों को महाराष्ट्र के बारे में अब ज़्यादा जानकारी दी जा रही है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा लोढ़ा जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब आपसे एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि देखिए, प्रयाग में जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो तमाम ब्रांड्स के लिए, तमाम कंपनियों के लिए एक मौका होता है अपने आप को उपभोक्ताओं के साथ में कनेक्ट करने का, ग्राहकों के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट करने का। और हमने पिछले कुंभ में भी देखा, चाहे वो महाराष्ट्र में 2015 का सिंहस्थ कुंभ हो या फिर पिछला महाकुंभ हो, बड़े बड़े जो देसी या विदेशी कंपनियां होती हैं वो वहां पर अपने आप के मार्केटिंग के इनिशिएटिव्स लेती हैं, वहां पर तरह तरह के आयोजन रखती हैं। जैसे कि मेले का सुपरस्टार किसी एक कंपनी ने वहां पर प्रायोजन कर दिया था, और दूसरे तरह के खोया पाया केंद्र किसी ने स्पॉन्सर कर दिया। इस जैसे तमाम आयोजन जो है कुंभ के मौके पर होते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो कुंभ में आते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स को सिंहस्थ कुंभ से जोड़ने के लिए क्या महाराष्ट्र सरकार किसी तरह का कोई इनिशिएटिव ले रही है? नहीं, मैं माफ़ करिए, मैं फ़ोन बंद करना भूल गया था। तो ऐसा है कि कोई बड़ी कंपनियां वहाँ पर आए और अपनी मार्केटिंग करें, इसमें सुविधाएं बढ़ती हैं, पर कोई अनड्यू प्रॉफिट वहाँ पर किसी को लेने दिया जाया नहीं गया, इसके पहले भी नहीं गया और मन में भावना भी नहीं आती है। जब आदमी मंदिर के अंदर जाता है तो उसके मन में अपना आप ही कुछ पवित्रता आ जाती है। तो महाकुंभ के अंदर कोई अपना प्रोडक्ट भी यदि बेचने को जाएगा तो भी उसके मन के अंदर लोगों की सेवा का भाव ऑटोमेटिकली वहाँ के वातावरण के कारण आ जाएगा। और इसके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई कॉमर्शियली मिसयूज होगा ऐसा ना तो वहाँ पर
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ वहाँ पर कमेटियाँ बनी है, सिस्टम खड़ा हुआ है, माननीय मोदी जी ने बार बार उसका रिव्यू लिया है और योगी आदित्यनाथ जी भी उसके बारे में। मिसयूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पर कि जो ब्रांड्स हैं उनको जोड़ने का, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली सरकार का भी फायदा होगा। अभी एक सवाल जैसे मेरा ये है कि इतना खर्चा करती है सरकार अपनी ओर से कुंभ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिस शहर में हो रहा है कुंभ वहाँ पर तरह तरह के आयोजन के लिए, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, वहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी, वहाँ पर पार्किंग के लिए व्यवस्था की जाएगी, खान पान की साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सरकार की तरफ से जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ऐसे में सरकार जो है इस खर्चे को, हो सकता है कि कई लोग, मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जहां पर कि ये कहा गया कि सरकार भले ही खर्चा करती हो, लेकिन जब बड़े बड़े इस तरह की कंपनियां उससे जुड़ती हैं, इस तरह के नाम जुड़ते हैं, तो सरकार को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। मैं उस सिलसिले में पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, जब ये रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा हो या सीसीटीवी का खर्चा हो, लाइटिंग का खर्चा हो, रहने के लिए व्यवस्थाओं का खर्चा हो, तो इसके बारे में जहाँ तक मेरी समझ है, सरकार रिटर्न पर्पस से ये सब नहीं करती है। सरकार सुविधाओं के लिए करती है, सरकार सुरक्षा के लिए करती है, और इसके लिए उसके अंदर से जो नॉर्मल चार्जेस होने चाहिए वो चार्जेस लिए भी जाते हैं। जैसे अयोध्या में जब भगवान श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विषय था, तो उस समय भी सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लाखों लोगों की व्यवस्थाएं थी, पर उस समय भी कोई ये पर्पज़ नहीं था कि इसमें से कंपनियों को क्या अर्निंग होगी या कौन सी कंपनी को ज़्यादा अपना नाम करने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हर एक के मन के अंदर कहीं कहीं राम होता है, इसलिए जब कंपनियां ऐसी आती हैं तो उनको नेचुरल पब्लिसिटी मिलती है, पर उनके मन में उससे ज़्यादा महाकुंभ के अंदर काम करने का हमको मिला, इसका उनके अंदर धन्यवाद का भाव ज़्यादा रहता है। लोढ़ा जी, देखिए, एक सवाल ऐसा है कि ये आपके विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आप पूर्व में पर्यटन मंत्री रह चुके हैं। अब जैसे कुंभ का आयोजन होता है 2027 में, 2 साल बाद महाराष्ट्र में कुंभ होगा, तो पिछला अनुभव ये रहा है कि जो लोग कुंभ के लिए आते हैं, त्र्यंबकेश्वर आए या नासिक आए, तो सिर्फ डुबकी लगाकर चले नहीं जाते हैं, और भी जगह आसपास कुछ दिन रुकते हैं, दूसरे ठिकानों पर भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नासिक में कुंभ में डुबकी लगाने के बाद वहां पर, नासिक में ही आपको पता है नासिक इसलिए भी फेमस है कि बहुत सारे वाइन के रिसोर्ट्स वहां पर हैं, वो सारे भी कई दिनों के लिए फुल हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरी तरह की डुबकी भी लगाई जाती है वहां पर। तो ये टूरिज्म को भी जो है साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम इस रिलीजियस आयोजन के, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। अलग अलग जगहों पर जो है पर्यटक जो आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो बाद में दूसरे ठिकानों पर भी जाते हैं जो कि नॉन रिलीजियस भी होते हैं। तो उस दिशा में उसको देखते हुए क्या पर्यटन मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की जा रही? क्योंकि मैं अभी रिसर्च कर रहा था, तो उसमें पता चला कि अभी से ही वहां पर 12,000 तक पर नाइट के कमरे अभी बुक हो रहे हैं, 2 साल बाद के लिए। अभी से ही उसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, और पर नाइट का रेट जो है 12,000 रुपये वहां पर हो रहा है। नहीं, इसमें जितेंद्र जी ऐसा है कि आपने जैसे कहा कि वो वाइन फार्म हाउस पे भी लोग जाते हैं, तो वाइन फार्म हाउस पे लोग वाइन पीने के लिए जाते हैं या एन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, ऐसा सच पूर्ण नहीं है। वो रहने की व्यवस्था के हिसाब से वहाँ पर जाते हैं। और नासिक चूँकि बहुत बड़ा शहर नहीं है, इसलिए जो सुविधाएं लोगों को जानकारी है उसकी बुकिंग करना और उसके अंदर अभी से अपनी व्यवस्था निश्चित करके रखना, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और मेरी ऐसी समझ है कि इस बार के नासिक के महाकुंभ में 2027 के अंदर इतना अच्छे तरीके से प्रबंध होगा कि लोगों को न केवल वो मिनी महाकुंभ नजर आएगा, बल्कि लोगों को एक बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस होगा, पूरा धार्मिक एक्सपीरियंस होगा। और उसके साथ में हमारी सरकार, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, महाराष्ट्र के जितने भी टूरिस्ट सर्किट हैं, उन सारे टूरिस्ट सर्किट के अंदर वहाँ से टूर प्रोग्राम आयोजित करेगी। लोगों को वहाँ जाने के लिए पहले से बुकिंग मिलेगी, और उसके माध्यम से सारे महाराष्ट्र के अंदर टूरिस्ट स्पॉट्स जो हमारे हैं, जो हमारे सारे धार्मिक स्थान हैं, जो हमारे सारे पुराने किले हैं, जो हमारे जंगल हैं, उन सब के अंदर भी एक नया रिवाइवल हमारी टूरिज्म को आएगा। जी लोढ़ा जी, ये सवाल आपके विभाग से जुड़ा है कि कुंभ के आयोजन में स्किल डेवलपमेंट का किस तरह का मौका देखते हैं आप, उसको इससे किस तरह से जोड़ पाते हैं? ऐसा है, देखिए कि
स्किल का तो कुंभ के अंदर वैसे तो भी स्किल डिपार्टमेंट के हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें हमने यज्ञ हवन कराने का, मंत्रोच्चार करने का, ये भी एक स्किल है, इसको भी शामिल किया है। पर महाराष्ट्र का यदि सारी दुनिया के अंदर नाम होता है और नाम बढ़ता है जो है उससे, तो इसका नक्की फायदा महाराष्ट्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को और स्किल को मिलेगा। सच ये है कि अब कोई भी सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के, प्राइवेट कंपनियों के इन्वॉल्वमेंट के बिना बहुत ज़्यादा तेज गति से विकास नहीं कर सकती है। और इसके लिए हमने, जैसे हमारे पास में ITIs हैं, तो ITI मैंने इस बार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से रिक्वेस्ट करके उन्होंने मुझे अनुमति भी दी है कि हम ITI में प्राइवेट कंपनियों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास में 350 ITI, आप आके एक एक ITI को लीजिए और वहाँ पर आप आपके हिसाब से हमारे बच्चों को सिखाइए और उनको जॉब भी दीजिए। तो स्किल डेवलपमेंट, जब शहर का विकास होता है, जब स्टेट का विकास होता है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। स्किल डेवलपमेंट को पक्का फायदा मिलेगा। यदि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा है, सिचुएशन इंप्रूव हुई है, तो उस सब के पीछे एक कारण ये भी है कि महाकुंभ जैसे कई बड़े बड़े आयोजन वहाँ पर होते हैं और सक्सेसफुल तरीके से होते हैं। तो नासिक के कुंभ का महाराष्ट्र सरकार को स्किल के अंदर भी बहुत फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। एक हम शो के आखिर में पहुंचे हैं लोढ़ा जी। एक सवाल है कि बस 2 ही साल बचे हैं सिंहस्थ कुंभ के लिए, तो किस तरह की तैयारियां जो है महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही हैं कि वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए उस जगह पर, उसको, उस इवेंट को शोकेस करने के लिए वहां पर जो लोग जनसागर पहुंचेगा, उनकी सुविधाओं को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्या अभी से ही उसके लिए सरगर्मी शुरू हो चुकी है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है सरकार शुरू कर रही है? महाराष्ट्र सरकार ने एक स्टेट लेवल की कमेटी बनाई है, एक लोकल कमेटी बनाई है, 100 करोड़ का स्टार्ट में फंड दिया है और वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटिफिकेशन और सुरक्षा की दृष्टि से जो जो जरूरत होती है उस सब का काम का शुरुआत वहाँ पर करने का फर्स्ट स्टेज अभी आ गया है। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और चूंकि हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, मुंबई के अंदर बैठे हैं, NDTV का भी यहाँ पर हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, आपने भी हर मराठी भाषा में भी आपने अपना चैनल शुरू किया है, तो महाराष्ट्र के होने वाला 2027 का नासिक का कुंभ न भूतो न भविष्य, तो इतना अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था होगी। आज आप महाकुंभ में व्यवस्था देखने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, नासिक का महाकुंभ देखने के लिए सारा भारत और सारी दुनिया हमारे यहाँ पर आएगी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं इसमें बहुत व्यक्तिगत ध्यान देकर इस आयोजन को, जो भी कोई आ रहा है वो मेरा गेस्ट है, उसका स्वागत, उसकी सुरक्षा, उसका अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं करना, ये महाराष्ट्र सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इस तरह का आपको हम अगले 1-1.5 साल के अंदर आप प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे और जब महाकुंभ के शुरुआत का समय आएगा 2027, उसके पहले आपको पता पड़ेगा कि जितनी बुकिंग, जितनी लोगों की आने की उत्सुकता इस बार प्रयागराज में है, उससे ज्यादा उत्सुकता इस बार नासिक के अंदर रहेगी। बिल्कुल, धन्यवाद लोढ़ा जी। आपने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रयाग के कुंभ को लेकर और उसके साथ साथ 2 साल बाद जो महाराष्ट्र में सिंहस्थ कुंभ होने वाला है नासिक और त्र्यंबकेश्वर में, उसको लेकर तैयारियों के बारे में हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।